अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और इसके साथ साथ जल्दी बारिश को कर रहे होंगे बहुत ज़्यादा मिस। तो जनाब, इंतज़ार की घड़ियां हुई ख़त्म और मैं हाज़िर हूँ जल्दी बारिश की मेगा एपिसोड के साथ, जिसको आप लोग यकीनन बहुत बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि ये एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और लॉन्ग एपिसोड। तो मज़ीद इंतज़ार नहीं करवाते और बढ़ते हैं एपिसोड की जानिब। मगर उससे पहले जल्दी से जाइए, हमारी वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, ताकि इस नॉवेल की लास्ट एपिसोड आपको सबसे पहले पढ़ने को मिल सके। चलें जनाब, अब स्टार्ट करते हैं। जल्दी बारिश, तहरीर हुरिया मलिक, सेकंड लास्ट एपिसोड। फरिश्ते की शस्त्र निगाहें सामने खड़े वजूद पे थीं, जो रफ्ता रफ्ता इसकी जानिब बढ़ रहा था। ये यहाँ कैसे? इसने बेयकीन निगाहें शहरयार की जानिब मोड़ी, जो बहुत पुरसकून अंदाज में खड़ा दोनों को देख रहा था। ये यहाँ कैसे आया? ये बहुत लंबी कहानी है। अभी आप ये देखें कि ये आपके सामने ज़िंदा सलामत खड़ा है। इसकी सपाट सी आवाज़ गूंजी तो फरिश्ते ने दोबारा इसकी जानिब देखा, तो अब की बार आंसुओं की दबीस तह राह में हायल हो गई। आपी, मुझसे मिलोगी नहीं? इसके नज़दीक आके रुकते हुए आलियान ने नम मगर दिलसोज अंदाज में पूछा, तो वो तड़प के इसे सीने से लगा गई। मेरी जान, मेरा भाई। वो इसको सीने से लगाए इसके होने का यकीन खुद को दिलाती फूट फूट के रो रही थी, जबकि इन दोनों को यूं रोते देखकर शहरयार को फिर से उस औरत पे गुस्सा आने लगा, जिसके झूठे तकब्बुर और झूठी अना ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। आली, तुम जिंदा हो और यहाँ कैसे आए? इनसे कैसे मिले? और क्या हवेली वाले जानते हैं कि तुम जिंदा हो? इसके बालों में हाथ फेरती वो ताबड़तोड़ सवाल किए गई, तो आलियान ने खामोश निगाहों से कदरे फासले पे खड़े शहरयार को देखा। जिन सवालों के जवाब आप आलियान से लेना चाहती हैं, वो आपको मुझसे मिलेंगे, इसलिए इसे परेशान नहीं करें। शहरयार का ठहरा हुआ लहजा गूंजा, तो वो एक झटके से इसकी जानिब मुड़ी। तो फिर आप क्यों नहीं बता रहे कि ये सब क्या है? आली कहाँ था इतना अरसा? वो बेताबी से बोली, तो शहरयार ने बगौर इसके बेचैन वजूद का जायज़ा लिया। सरकारी वकील हूँ, रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं करता। अचानक वो पुरइसरार लहजे में बोला, तो आंखों की चमक काबिले दीद थी। कैसी रिश्वत? वो उलझी और एक नज़र मुड़ के आलियान को देखा, जो खामोशी से अब सोफे पे बैठ चुका था। मेरी फरमाइश पूरी कर दे, मैं आपके सवालों का जवाब दे दूंगा, सुकून से कहते हुए वो इसकी साइड से गुजरता जाके आलियान के साथ बैठ गया, जबकि वो इसकी बात समझने की कोशिश में थी। लेकिन अचानक ही इसे इसकी शॉपिंग मॉल में साड़ी पहनने की फरमाइश याद आई, तो वो कुड़ उठी कि इतनी परेशान सूरत हाल में भी वो क्यों ऐसा कर रहा था। लेकिन ये भी जानती थी कि इस सब का फ़ायदा नहीं है। तभी वो खुद पे ज़ब्त करती आलियान के दूसरी जानिब बैठती महवे गुफ्तगू हो गई। तुम? इन दिनों यूसुफजई हवेली पे मुर्दनी सी छाई हुई थी, जबकि हाकान साहब और आलिम साहब शिकस्त के मारे भिपरे हुए शेर की मानिंद गिराते फिर रहे थे, क्योंकि जो आदमी आलियान के साथ गिरफ्तार हुए थे, इनकी जब तफसीलात निकलवाई गई, तो पुलिस ये पता लगने पे कि इनका ताल्लुक़ यूसुफजई वालों से है, वो हर रोज़ हवेली चक्कर लगाती और मुसलसल तफ्तीश जारी थी। इन लोगों ने पूरा जोर लगा दिया था कि अब की बार तो पुलिस भी जानती थी कि केस डालने वाले मामूली लोग नहीं हैं, इसलिए वो बिना खौफ व ख़तर अपने काम किए जा रहे थे। और ना सिर्फ तफ्तीश हो रही थी, बल्कि इनके हर काम पे कड़ी नज़र रखी जा रही थी। इसीलिए इनके तमाम धंधे इस वक्त बहुत मांद चल रहे थे। ऐसे में अचानक बिना बताए सुबान और सबूर की हवेली आमद ने इन्हें एक और झटका लगा दिया था। किसकी इजाज़त से तुम लोग
हवेली आए हो। क्या तुम लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि किन हालात में तुम लोग गए थे? इन्हें देखते ही मरजान बेगम लहजे में तफक्कुर लिए बोलती चली गई। ये जिन भी हालात में हवेली से गए थे, लेकिन अब ये मेरी इजाज़त से वापस आ चुके हैं, क्योंकि मुझे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरी पहली 3 औलादें मुझसे दूर हैं, ये भी मुझसे दूर रहें। इनके पीछे आते हबीब साहब ने संजीदगी से कहा तो वो पेचोताप खा के रह गईं, जबकि वो दोनों भाई खामोश थे, क्योंकि इन्हें हबीब साहब ने ब्रेन वॉश किया था। आप जानते हैं ना कि इनकी जान को ख़तरा है, वो तंद लहजे में बोली तो हाकान साहब ने बीच में मुदाखलत की। जो होना था हो गया है, बच्चों के लिए खाना लगवाओ बहू खाना। उन्होंने मसलिहतन इन्हें चुप करवाया। इनके दिमाग में शायद कहीं ये बात मौजूद थी कि वो जाहिर करना चाहते थे कि वो लोग जितने ज़्यादा शो होंगे, लोग उनसे उतना ही डरेंगे। हाकान साहब के कहने पे मरजान बेगम मुंह बनाती हुई किचन की जानिब चल दी, जबकि सबूर और सुबान बाप के इशारे पे जुमरत बेगम के कमरे की जानिब चल दिए। वैसे ये हमारे घर में हो क्या रहा है? फ्रेश सेब पे दांत गाड़ते हुए ज़ेब ने मुतजस्सिस लहजे में कहा तो सब लड़कों ने इस्तफामिया निगाहों से इसे देखा। सबसे पहली बात तो ये कि इस घर में एक खूबसूरत दुशीसा की मौजूदगी, जिस तक रसाई सिर्फ ज़हीर खाना को वो राजदाराना अंदाज में बोल रहा था जब शाहमीर ने इसकी बात टोकी। बाकी बातें बाद में करना, पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि वो खूबसूरत दुशीसा है? वो आंखें घुमाते हुए बोला तो ज़ेब बिला इरादा गड़बड़ा सा गया। वो एक दिन बाबा खाना के साथ इसके कमरे में गया था तो आवाज़ सुनी थी। वो ठहर ठहर के बोला और गलती से भी इसकी आंखों की खूबसूरती का तस्करा ना किया, क्योंकि वो जानता था भी ये सब बाल की खाल उधेड़ देंगे। तू इसके कमरे में गया था और फिर भी ये दुहाई दे रहा है कि वहाँ रसाई सिर्फ ज़हीर खाना को है। शमशीर तफ्तीशी लहजे में बोला तो वो चिढ़ा। बात तो सुन लिया करो, उन्होंने कहा था कि खाने की ट्रे कमरे में पहुंचा के आओ, तो बस वो उनके साथ देने गया था। वो अपनी बात शुरू करने पे पछताया। अरे वाह, तो वो इतनी खूबसूरत दुशीसा है कि तुम इसके लिए वेटर भी बन गए? शहीर ने इस कदर हैरानगी का मुजाहरा किया कि वो दांत किचकिचा के रह गया। एक नंबर के कमीने इंसान हो तुम लोग, वो झिला उठा। हमें ये एक नंबरी मंजूर है, लेकिन क्या तुम्हें पता है एक 2 नंबर आदमी भी इस हवेली में मौजूद है? शहीर जले कटे अंदाज में बोला तो ज़ेब ने उलझ के इसे देखा। 1 नंबर के कमीने इंसान तो तुम सब हो, तो फिर 2 नंबर आदमी तो बाबा खाना लोग ही बचते हैं, इसने संजीदगी से कहा तो शाहमीर ने फ़ौरन इसे एक झांपड़ रसीद किया तो वो करा उठा। 2 नंबर इंसान इस पूरी हवेली में वो वकील है जो सुबह से अपनी बीवी को लेके गायब है। शहीर ने बिल्ली थैले से बाहर निकाली तो सब एक साथ आगे हुए। आह, ये बात तो पूरी हवेली में गर्दिश कर रही है कि अपना वकील अपनी बेगम के साथ कहीं गायब है। ज़ेब ने फ़ौरन कहा तो शहीर कुछ लम्हे इसे देखने के बाद अपना हलक तर करते हुए बोला, वो मुझे ना गुल से मिलना था, तो गुलालई की मदद से भाजाई और शेरी को हवेली से बाहर भेजा था, लेकिन ये नहीं सोचा था कि वो वापस आने का नाम ही नहीं लेगा। वो हौले हौले बोलते आखिर में सारा मुद्दा इसी पे डाल गया। शाबाश, दुनिया की सारी 2 नंबरी तुम खुद खोल के पी चुके हो और इल्ज़ाम वकील पे लगाते हो। वो सब इस पे चढ़ दौड़े और इसके बचाव के बावजूद इस पे घूंसों और मुक्कों की बरसात कर दी। यार रुको तो, देखो मैंने तो जो करना था कर लिया, लेकिन अब ये सोचो कि वो है किधर? वो दुहाई देते हुए बोला तो सब ने रुक के इसे यूं देखा जैसे इसका दिमाग ख़राब हो चुका हो। छी छी, वो अपनी बीवी के साथ है और हम इसे सोचेंगे? ये तो बेशर्मी की इंतहा हो गई। शाहमीर फ़ौरन कानों को हाथ लगाता हुआ बोला तो शहीर का दिल चाहा इसका गला दबा दे।
भाई, हम तो शरीफ लोग हैं, हमें इतनी बेशर्मी का मुजाहरा नहीं कर सकते। ज़ेब ने मीर की बात आगे बढ़ाई तो अब की बार शहीर खुद पे काबू ना रख सका और लपक के इसकी गर्दन दबोची। रुक ज़रा, तेरी शराफत निकालूं मैं। वो दांत पीसते हुए बोला तो सबके छत फाड़ कहकहे पूरे कमरे में गूंज उठे। वो सोफे पर बैठा सिगरेट पे सिगरेट फूंके जा रहा था। इसका जहन इस वक्त आलियान में उलझा हुआ था जो अभी कुछ देर पहले ही उसके पास से गया था और इसके सामने ऐसी बहुत सी तल्ख हकीकतों से पर्दा चाक किया था कि इसका दिमाग इस वक्त मफलूज हो रहा था। इसकी बदतरीज सुर्ख होती निगाहें मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे मरकूज़ थीं जो हर लम्हा बाद इसे बता रही थी कि इसे वक्फे वक्फे से हवेली के अफराद के और पुलिस ऑफिसर्स की कॉल आ रही हैं, लेकिन इस लम्हे वो किसी से बात करने की पोजीशन में ही ना था। सिगरेट का गहरा कश लगाते हुए वो बाएं हाथ के अंगूठे और उंगली से अपनी दुखती आंखों के किनारे दबा रहा था जब क्लिक की आवाज़ पे इसने ठठक के दरवाजे की जानिब देखा तो इसे याद आया। कुछ ख्याल आने पे इसने गर्दन घुमाई तो निगाह ड्रेसिंग रूम से निकलते फरिश्ते के होश रबा सरापे से उलझ के रह गई। मूंगिया रंग की सादा सी साड़ी में मलबूस वो अपने बालों को मेसी जूड़े में बांधे इस साड़ी के साथ ली गई सिल्वर कलर की हल्की पुल की ज्वेलरी पहने होंठों पे सुर्ख महरून रंग चढ़ाए वो इस वक्त इसके उलझे हुए हवासों पे सवार होने लगी थी। आंखों में पुरशौक जज्बात लिए वो यकटक इसे देखते हुए अपनी निगाहों की हिद्दत से इसे सिमटने पे मजबूर कर रहा था। तभी इसकी बेबाक लपक से घबराती हुई वो अपनी पूरी हिम्मत मजतमा करती हुई अपनी जगह से हिली और डूबते दिल के साथ धीरे धीरे इसकी जानिब बढ़ने लगी, ये जाने बगैर कि वो जो इसके मतवक्का रूप के मीठे से खौफ के बाइस जल तू जलाल तू का विर्द कर रही है, इसका इजहार इसके धमकते होंठों की लर्जाहट कर रही थी। आली चला गया? इससे चंद कदम की दूरी पर ठहरते हुए इसने बात का आगाज़ करने की कोशिश की। जब एक इंतहाई कदम उठा ही लिया है तो फिर इस मामूली फासले को ख़त्म करने में ताख़ीर क्यों? इसकी तैयारी की तरफ इशारा करते हुए इसने इसकी हिचकिचाहट पे कहा तो इसका चेहरा मामूली फासले पे दहक उठा। इसने चोर निगाहों से इसके और अपने कदमों के दरमियान फासले को जांचना चाहा तो दिल धड़क उठा क्योंकि इसका लाशऊर जान चुका था कि ये मामूली फासला कुछ लम्हों बाद मिटने वाला है। वो अपनी सोचों में ही गुम खड़ी थी जब इसने बाजू बढ़ाते हुए बहुत सहूलत के साथ इसकी कलाई गिरफ्त में लेते हुए अपनी तरफ खींचा तो वो तवाज़ुन बरकरार न रखने के बाइस इसकी आगोश में जा गिरी। इस बेइख्तियाराना हरकत पे इसका चेहरा सीधा इसके कुशादा सीने से टकराया तो होंठों के इसके वजूद से टकराव पे इसका चेहरा मारे हया और शर्मिंदगी के लहू झलकाने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? वो भी पहले झटके से ही ना संभली थी कि इसकी मजबूत उंगलियों की सरसराहट अपने बालों में महसूस करती वो सटपटाती हुई इसके सीने से चेहरा हटाती जल्दी से बोली, लेकिन तब तक वो इसके बालों से पिन निकालता इसके बाल बिखेर चुका था। अपने कील कांटे मुकम्मल करें ना, भारी लहजे में बोलते हुए इसने चेहरा इसके बालों में छुपाया तो फरिश्ते मारे बेबसी के इसके बालों से भरे सर को देखने लगी जो चंद ही लम्हों में इसकी हालत बिखेर चुका था। मैंने आपकी बात मान ली है, अब मुझे पूरी बात बताएं। हौले से इसके सीने पे हाथ धरते हुए इसने बमुश्किल कुछ इंच का फासला कायम करने की कोशिश की तो शहरयार ने गहरी निगाहों से इसकी जानिब देखा तो फरिश्ते ने जल्दी से हाथ इसके सीने से हटाए। आप मासूम हैं या बेवकूफ़? इसके ठहरे हुए लहजे पे फरिश्ते ने करंट खा के इसे देखा जो अपने अंदर के तूफ़ान छुपाए इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जानिब मुतवज्जा था। क्या मतलब है आपका? फरिश्ते ने शाकी अंदाज में इस्तफसार किया। बहुत सादा सी बात है मेरी जान, अचानक बदले हुए लहजे में कहते हुए इसने सोफे से
टेक लगाई और फिर दोनों बाजू इसकी कमर के गिर्द हाइल करते हुए इसने इसके वजूद को इस तरह से झटका दिया कि वो दोबारा इसके सीने से जा लगी। धड़कनों के अचानक तालमेल उलझने पे फरिश्ते का वजूद सनसना उठा। इस कदर अपनी जानिब माइल करने वाली तैयारी करके आप अपने शौहर से बात उगलवाने आई हैं। शौहर भी वो जो आशिकों को मात देता है। एक हाथ इसकी कमर से हटाते हुए वो इसके चेहरे तक लाया और धीरे धीरे इसी की हाथ की उंगली से इसके नकूश महसूस करते हुए वो गंभीर लहजे में बोला, तो फरिश्ते की सांसें इसके सीने में उलझने लगीं। तो बताइए फिर, आपको मासूम कहूँ, बेवकूफ़ कहूँ या फिर हद से ज़्यादा चालाक? अपनी बात मुकम्मल करते हुए इसने लब इसके रुखसार पे रखे तो वो तड़प उठी। आप चीटिंग कर रहे हैं, इसने फ़ौरन दबे दबे लहजे में कहा। तो शहरयार ने दिलचस्पी से इसका ये रूप देखा जो शर्माई कुतराई इससे उलझने को तैयार थी। आपने आँखों पे मस्कारा नहीं लगाया? सवाल चना और जवाब गंदम के मस्ताक। वो इसकी बात को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए इसकी पलकों को धीरे से छूते हुए बोला तो वो इसकी जसारत पे तप उठी। आप ऐसी हरकतें करके मेरी बातों से नहीं बच सकते। हटें पीछे और सीधी तरह से बैठ के मुझसे बात करें। अपने धड़कते दिल पे काबू पाते हुए वो पूरी कुव्वत से इसकी गिरफ्त से आज़ाद होती अपनी जगह से खड़ी हुई और कांपते हाथों के साथ अपने बाल समेटने लगी। मैं इससे सारी बहस जीतने ही वाला था कि इसने हाथ उठा के बाल बांधने शुरू कर दिए। जज्बों की शिद्दत से चूर बेबाक लहजा गूंजा तो फरिश्ते ने तमतमाते हुए चेहरे के साथ इसकी जानिब देखा तो इसकी बेबाक निगाहों का मरकज़ जान के इसने फ़ौरन हाथ नीचे करते हुए साड़ी का पल्लू अपने गिर्द लपेटा तो वो खुल के मुस्कुरा दिया। एहतियात अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर बरवक्त की जाए तो ज़्यादा बेहतर होती है। पुरतपिश लबो लहजे पे इसके हाथों से साड़ी का पल्लू छूटा तो वो घबराई, लेकिन तब तक वो साड़ी का पल्लू अपने हाथ में थामता अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। आलियान जिंदा कैसे है? मेरे पास वो क्या कर रहा है? अपने ससुराल वालों से मेरी दुश्मनी असल में है क्या? इन सब सवालों के जवाब आपको पछतावों की दबेस तहों में ले जाएंगे, इसलिए इनको कुरीदे मत। संजीदगी से कहते हुए वो पल्लू अपने हाथ पे लपेटता हुआ फासला घटाने लगा तो वो उलझी। क्या मतलब है आपका? कैसा पछतावा? वो जो गलती मुझसे हुई थी इसमें कसूरवार आप भी थे। आपके अल्फाज ने हमारे रिश्ते को इस नौयत तक पहुंचाया था। वो इस वीडियो कॉल की जानिब इशारा करती हुई बोली तो वो खामोशी से इसे देखने लगा। अजीब बात है ना, कसूर दोनों का बराबर है, लेकिन नफ़रत का पलड़ा हमेशा आपका भारी रहा है। इसके लहजे की चुभन पे फरिश्ते ने शिकवा किना निगाहों से इसे देखा जो इसे बातों में उलझा के इसके बेहद करीब आन ठहरा था। आपकी आंखें मुझे शिद्दत से अपनी तरफ बुलाती हैं और ये वाज़ेह इशारा देती हैं कि नफ़रत का पलड़ा झुकने को है। गहरे लहजे में बोलते हुए इसने लब इसकी खूबसूरत आंखों पे रखे तो वो होश में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो एक सयाद की मोहब्बत भरी कैद में आ चुकी थी। शहरयार, वो चीखी, लेकिन वो ध्यान दिए बगैर एक हाथ पे साड़ी का पल्लू लपेटते दूसरा हाथ इसकी कमर के गिर्द लपेटे इसके चेहरे पे अपने दहकते लम्स की छाप छोड़े जा रहा था। मेरे हवासों पे इस तरह सवार होके मेरी ज़ाहिरी नफ़रत की दीवारों पे दरारें डालने के बाद आप ये तवक्का कैसे कर सकती हैं कि मुझे आपके अलावा कुछ दिखेगा? इसकी थोड़ी पे अपने लब रखते हुए इसने कहा तो वो तड़पी। आप मुझे चीट कर रहे हैं। इसका लम्स अपने कंधे पे महसूस करती वो रूहान से अंदाज में बोली, लेकिन तब तक वो इसे बाजुओं में कैद कर चुका था। चलें फिर आज की शाम इसी चीटिंग के नाम, शिद्दत से कहते हुए वो धीरे से इस पे झुकता हुआ
इसके होंठों पे बिखरा हुआ रंग अपने लम्ब से समेटने लगा तो इसकी धड़कनें रुकने लगीं। हमने हवेली जाना है वापस। इसने आखिरी हरबा इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो दोबारा से इसके अल्फाज पे काबिज़ हुआ तो कोई जाए फरार ना पाती। इसकी जसारतों से बेहाल वो इसी के वजूद में पनाह लेती, लाशऊरी तौर पे पेशकदमी का मुजाहरा करती, इस भिपरे तूफ़ान में मज़ीद तोग़यानी का बाइस बन गई। अम्मा, सजावल कहाँ है? पिंक और ब्लैक कलर के दीदा ज़ेब सूट में मलबूस तैयार श्यार वो चेहरे पे खफकी लिए राबिया बेगम से बोली तो उन्होंने मुशफ़िकाना अंदाज में इसका निखरा निखरा स्वरूप देखा और फिर सजावल के कमरे की जानिब इशारा किया तो वो तप उठी। शाम होने को आई है, लेकिन इस बंदे को ख्याल नहीं कि रास्ता इतना ख़तरनाक है तो हमें वक्त पे घर से निकलना चाहिए। वो शिकायती अंदाज में इन्हें कहती सजावल के कमरे की जानिब बढ़ी और धाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोला, लेकिन खाली कमरा इसका मुंह चढ़ा रहा था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आई तो वो गहरी सांस भरती कमरे का जायज़ा लेने लगी। अगरचा इन दोनों की बेतकल्लुफ़ी बचपन ही से काबिल दीद थी, लेकिन वो इसके कमरे में बहुत ही कम आती थी और निकाह के बाद तो ये इसका पहला चक्कर था, तभी इसके कमरे में हल्की फुल्की सी तब्दीली का एहसास हो रहा था। वक्त गुजारी के लिए कमरे का जायज़ा लेती वो सजावल की वार्डरोब की जानिब आई और आहिस्तगी से इसे खोला तो इसके लटके हुए कपड़े देख के न जाने क्यों इसे अजीब सा एहसास हुआ। इसने जल्दी से इसके पट बंद करने चाहे, जब उकब से आती आवाज़ पे वो बुरी तरह उछली, मेरी ब्लैक शर्ट और जैकेट निकाल दो। इसकी आवाज़ पे वो जिस तेज़ी से पलटी थी उसी तेज़ी के साथ इसने रुख दोबारा वार्डरोब की जानिब मोड़ा, क्योंकि वो इस वक्त सिर्फ जीन्स में ही मलबूस था। वो जो तड़कते हुए इसकी बात से इनकार करना चाहती थी, लेकिन इसकी हालत देख के इसने शराफत के साथ इसकी मतलूबा चीज़ें तलाश करनी शुरू कर दी। निकाह पहले ही हो चुका था, बीवी को कमरे तक लाने का मरहला बाकी था, वो भी आज पाया तकमील तक पहुंच गया है। अब मेरे ख्याल से मुझे बाकी रसूमात पे भी अमल दरामद कर लेना चाहिए। ऐन इसके पीछे खड़े होते हुए वो चेहरा इसके दाहिने कंधे पर टिकाते हुए शरीर लहजे में बोला तो मलिका का चेहरा ना चाहते हुए भी ब्लश करने लगा। फजूल बातें नहीं करो और जल्दी से तैयार हो। अपने अंदर की हालत पे काबू पाते हुए इसने मतलूबा शर्ट बिना इसे देखते हुए इसकी जानिब बढ़ाई तो इसके हाथों की हल्की सी लर्जाहट को देख के वो खुल के मुस्कुराता इसके हाथ समेत शर्ट थाम गया। मेरी तरफ देखो, लहजे में प्यार समोए वो नरमी से बोला तो मनिका ने हाथ खींचने की कोशिश की। तुम ये शर्ट पहनो ना पहले और अपनी तैयारी मुकम्मल करो, वो कुतराए हुए लहजे में बोली, लेकिन अगले ही लम्हे इसे धचका लगा जब इसके उकुब में खड़े सजावल ने नरमी से इसे अपनी बाहों में समेटा। तैयारी को गोली मारो, मेरी बात का जवाब दो ना कि बीवी कमरे में आ चुकी है तो फिर अब मुझे मज़ीद इंतज़ार नहीं करना चाहिए ना। भारी लहजे में बोलते हुए इसने नरमी से इसकी कान की लू को छुआ तो मलिका के हाथों में पसीना आने लगा। बीवी कमरे में नहीं आई बल्कि तुम्हारी कज़न कमरे में आई है। बामुश्किल खुद पे काबू पाए वो बोली तो इसने भवें उचकाते हुए इसे गोया दाद दी। लेकिन मुझे कज़न में बीवी क्यों दिख रही है? इसने जैसे अपनी मजबूरी बयान की तो मलिका ने नज़रें उठा के इसे देखने लगी। क्या हुआ? इसने अनजानपन से पूछते हुए इसका हाथ अपनी गिरफ्त में लिया तो इसकी जान मज़ीद परेशान हुई। तुम इतनी ठरकी कब से हो गए? हाथ इसकी गिरफ्त से निकालने की कोशिश करते हुए इसने तंजिया अंदाज इख्तियार किया। जब से तुम बीवी बनी हो, बेबाकी से कहते हुए इसने इसके रुखसार पे शिद्दत आमेज लम्स छोड़ा तो वो बेख्तियार कसमसा उठी। बीवी से ठर्क झाड़ना कौन सी किताब में लिखा है? इसने अब की बार पूरा जोर लगाते हुए इसका हसार तोड़ना चाहा, लेकिन इसने मज़ीद बाजुओं को भेजते हुए इसकी कोशिश नाकाम बनाई।
सजावल बनाम मलिका की किताब में। ढिठाई का मुजाहरा करते हुए वो इसके दोनों रुखसारों को अपने लम्स से सुर्ख करता इसके लाल भभूका चेहरे को देख के कहकहा लगा उठा। अच्छी लगती हो जब मुझसे झगड़ती हो, लेकिन इस वक्त और भी ज़्यादा अच्छी लगती हो जब मेरी बाहों में भीगी बिल्ली बनी होती हो। मायनी खेजी से कहते हुए इसने इसकी कनपटी को छुआ और इसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए शर्ट पहननी शुरू की तो वो फुर्ती से फासले पे हुई। लेकिन तुम मुझे किसी सूरत भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि तुम पे हमेशा किसी छिछोरे हीरो का साया हुआ रहता है। इसकी गुस्ताखियों के बाइस बेरब्त होती सांसों के दरमियान वो तेज़ तेज़ बोलती कमरे से बाहर निकल गई, जबकि वो मुस्कुराते हुए अपने बाल संवारता अपनी तैयारी मुकम्मल करने लगा। मैं आपको बता रहा हूँ आलम खाना, अगर मुझे मेरे तीनों आदमी एक हफ्ते के अंदर अंदर ना मिले तो आप मेरी दुश्मनी के रंग देखेंगे। दुबई के मशहूर स्मगलर शेख अमजद ने अपने सामने बैठे आलम साहब को गुस्से से कहा तो इसका चेहरा मारे हित तक के सुर्ख पड़ने लगा, लेकिन इन्हें इस वक्त जोश से नहीं होश से काम लेना था। शेख साहब, आप तहम्मुल का मुजाहरा करें, अल्लाह ने चाहा तो आपके तीनों आदमी हफ्ते से पहले पहले आपको मिल जाएंगे। उन्होंने संजीदगी और किसी कदर आजिज़ी से कहा तो इसके तने हुए तासुरात ज़रा ढीले पड़े। मिल जाएं तो बेहतर है। इसके अलावा आप जानते हैं ना कि आपकी पुलिस की वजह से हमारा किस कदर नुकसान हुआ है, तो इसका अजाला भी तो आप लोगों ने ही करना है ना। इसके चेहरे पर पुरइसरार सी मुस्कान फैली तो आलम साहब ने इस्तफामिया निगाहों से इसे देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें हमारे 3 आदमी ही नहीं बल्कि एक लड़की भी चाहिए इस इलाके की, ताकि जो लड़का आपने देने का वादा किया था इस वादे की भरपाई हो सके। इसने अपनी डिमांड बताई तो इनके चेहरे का रंग फ़ौरन बदला, लेकिन अगले ही लम्हे ख़ुद को संभालते हुए उन्होंने सर इस बात में हिला दिया। क्या कह रहा था वो कमबख्त? हाकान साहब, जो कि जानबूझ के बैठक में नहीं गए थे, उन्होंने आलम साहब के अंदर आते ही इस्तफसार किया तो मरजान बेगम, जो कि हबीब साहब के बाहर निकलते ही आगा जान के कमरे में आई थी, उन्होंने भी फ़ौरन आलम साहब की तरफ देखा। वही जो वो मोबाइल पे कह रहा था, अपने आदमियों की रिहाई और इस मरदूद आलियान के बदले इस इलाके की लड़की, उन्होंने खुश्क लहजे में कहा तो हाकान साहब ने संजीदगी से इन्हें देखा। अब कहाँ से लाओगे इसके आदमी, क्योंकि इस वकील ने केस इतना तगड़ा किया है कि किसी भी तरह उनकी ज़मानत नहीं हो सकी, और ना ही वो कमीना ऑफिसर किसी बात पे आ रहा है। इनका लहजा तैश भरा था, क्योंकि इस वक्त पे दर पे होने वाली शिकस्तों के बाइस सब भरे पड़े थे। 3 दिन बाद हाकिम अफरीदी के पोते की बारात है, जो कि बहुत धूमधाम से होगी। ऐसे में हवेली में किसी का भी दाखिला बहुत आसान होगा, तो अगर हम हवेली के किसी भी फ़र्द को उठवाते हैं तो उस वकील को हमारी बात मानना पड़ेगी। लहजे में शैतानियत और कमीनगी भरे वो बोले तो मरजान बेगम फ़ौरन बोली, और लड़की यहाँ किसी भी मज़ारे की बेटी को दे भेजेंगे? फ़िरौनियत से भरपूर लहजा इस वक्त खुदा को भूले हुए था। बनफ्शी का पता चला कि वो कहाँ है? अचानक मरजान बेगम ने पूछा तो वो लिहाजा भर को चुप हुए। इसको तो न जाने आसमान खा गया है या ज़मीन निकल गई है। इलाके के चारों तरफ आदमी फैले हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिल रही, और ना ही इलाके से बाहर निकलने की इत्तला मिली है। आलम साहब ने कहा तो मरजान बेगम का चेहरा फीका सा पड़ गया। आलियान नहीं जाएगा हमारे साथ? अपना वही पिंक कलर का ड्रेस पहने जब वो निकलने लगे तो आलियान को वहीं सोफ़े पे बराजमान देख के इसने हैरानगी से इस्तफसार किया तो शहरयार और आलियान ने खामोश निगाहों का तबादला किया। आलियान अभी हमारे साथ नहीं जा सकता, गला खंकारते हुए वो धीरे से बोला तो फरिश्ते ने हैरत और बेयकीनी से इसे देखा। लेकिन क्यों? जब ये ज़िंदा है तो यूँ छुप के क्यों रहे, और आप इसे हवेली क्यों नहीं लेके जा रहे? इसने ताबड़तोड़ सवालों की बरसात की तो शहरयार ने निगाह भर के इसे देखा, जो गुलाबी रंग के लिबास में मलबूस
बहुत फ्रेश और निखरी निखरी सी इसकी कुर्बत के असरात ज़ाहिर कर रही थी। ये छुप के नहीं रह रहा, लेकिन ये हमारे साथ अभी हवेली नहीं जा सकता। इसने नपे तुले अंदाज में कहा तो इसने शाके अंदाज में इसे देखा तो आलियान ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन शहरयार ने इसे इशारे से फ़ौरन रोका। लेकिन क्यों? इसने शिकायती अंदाज में इसे देखा। घर चलें, काफ़ी टाइम हो गया है, ढोलकी की रस्म शुरू होने वाली है। इसने इसका सवाल नज़रअंदाज किया तो फरिश्ते शिकवा किनार निगाहों से चंद लम्हे इसे घूरने के बाद बेबसी से आलियान की तरफ बढ़ी और नम आँखों से इसे मिलती ढेर सारी हदायत इसे देती वहाँ से रुखसत हो ली। और फिर पूरा रास्ता वो इसके मुखातिब करने के बावजूद यूं ही मुंह फुलाए इससे नाराज़गी का इजहार करती रुख मोड़े बैठी रही। फरिश्ते भाभी कहाँ हैं? सबसे मिलने के बाद जब मलिका ने सब लड़कियों के साथ ज़नान खाने में बने बड़े से हॉल कमरे में बैठी तो फरिश्ते की गैर मौजूदगी महसूस करती वो जब अचानक बोली तो गुलालई घबरा उठी, क्योंकि उसी ने सबको बताया था कि लाला और भाजाई सजावल लाला के घर गए। और ऐसे में मलिका का इस्तफसार सबके लिए हैरानगी का बायस था, क्योंकि इनके आने पे इन्हें लगा था कि वो आ ही रहे हैं इनके साथ ही। तो क्या लाला और भाजाई आप लोगों के साथ नहीं हैं? वो तो सुबह के आपके घर जाने के लिए निकले थे। ज़र्फ़ फ़ौरन बोली तो गुलालई का दिल चाहा कि इसको कहीं गायब कर दे। वो आए थे हमारे घर, लेकिन हमारी तरफ तो वो बस घंटा डेढ़ ही रुके थे। मलिका ने फ़ौरन साफ गोई का मुज़ाहरा किया तो सब लड़कियों ने आंखें घुमाते हुए ख़वातीन को देखा, गोया कुछ बावर करवाने की कोशिश की थी। ये गुल की ढोलकी पे लाला और भाजाई अपनी शादी की यादें ताज़ा करने को घर से भाग तो नहीं गए? ज़र्फ़ फ़ौरन मुतजस्सिस अंदाज में गोया हुई, लेकिन इससे पहले कि इनमें से कोई मज़ीद सवाल करता ज़हीर साहब और हाकिम साहब के साथ की अचानक आमद पे सब एकदम अलर्ट हो गई। उन्होंने देखा कि अंदर आते ज़हीर साहब के पहलू में चलती एक सुकड़ी सिमटी सी लड़की स्याह चादर ओढ़े चेहरा झुकाए हुए थी। अस्सलामुअलैकुम, सब ठीक है ना? हाकिम साहब ने बारोब अंदाज में इस्तफसार किया और फिर सबके सर इस बात में हिलाने पे उन्होंने ज़हीर साहब को आगे आने का इशारा किया। ये बनफ्शे यूसुफ़ज़ई है, फ़रिश्ते की बहन और शहरयार खाना की साली। मगर इसे फ़रिश्ते की बहन नहीं बल्कि अपनी बहन समझना है और इसका बहुत सारा ख्याल रखना है ताकि बच्ची को मसला ना बने। हाकिम साहब ने हमेशा की तरह दो टोक बात की और फिर सबकी हैरानी को नज़रअंदाज करते हुए बनफ्शे को आगे आने का इशारा किया तो वो धीरे धीरे चलती इनके करीब आई। ये लाला की वही साली है ना जिसके साथ ज़्यादती करने के इल्ज़ाम में लाला जेल गए थे? गुल फ़ौरन गुलालई के कान में घुसी, लेकिन इसने जवाब दिए बिना इसे टोका देते हुए आगा जान की तरफ मुतवज्जा होने को कहा। ये महसूस किए बगैर कि गुल की सरगोशी पे इनके पास खड़ी मलिका के कान भी फ़ौरन खड़े हो गए थे और इसे भी वो न्यूज़ हेडलाइंस फ़ौरन याद आईं। बच्चे, ये हमारी बड़ी बहू है, ज़हीर खाना की बीवी और शहरयार खाना की माँ। ये हमारी दूसरी बहू है, ऐबा खाना की बीवी और शहीर खाना की माँ। ये तुमको बाकी सबसे मिलवा देगी और तुमको किसी भी शय की ज़रूरत महसूस होती है तो तुम फ़ौरन इनके पास आओ और बिना किसी खौफ के इन्हें कहो, क्योंकि ये फ़रिश्ते की तरह तुम्हारी भी माएँ हैं। साहब के मुशफ़िक़ अंदाज में ना जाने क्यों इसे अपने आगा जान याद आए, जिन्होंने तमाम ज़िंदगी इनसे खुश इखलाक़ी से बात नहीं की थी। यही सब सोचते हुए इसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें वो बमुश्किल पीती ज़हीर साहब के इशारे पे जुनाइशी बेगम की जानिब बढ़ी, जिन्होंने बहुत इल्तफ़ात का मुज़ाहरा किया। और ये मुज़ाहरा सिर्फ़ इन तक ही महदूद ना था, बल्कि वहाँ मौजूद हर फ़र्द ने ही उसे गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। हम आपको तुम कह के बुला सकते हैं? इससे इब्तदाई तारुफ़ के बाद
गुलालई ने सबके इशारे करने पे इस्तफसार किया तो बनफ्शे ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। बनफ्शे, तुम निकाब पीछे कर सकती हो, यहाँ अभी कोई भी मर्द नहीं आएगा। ज़रताज ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा तो इसने झिझकते हुए चादर का पल्लू चेहरे से हटाया तो सबके चेहरे खिल उठे। अरे वाह, तुम तो भाजाई की तरह बहुत हसीन हो। गुल बेसाख्ता बोली तो सबकी तायद पे वो शर्मा सी गई। फरिश्ते कहाँ हैं? इसने मध्यम से लहजे में इस्तफसार किया तो सबके होंठों पे दबी दबी मुस्कान मचल गई। भाजाई तो लाला के साथ घूमने गई हैं। ज़र आंखें घुमाते हुए बोली तो बनफ्शे हैरान हुई, क्योंकि ये सब इनकी हवेली या इनके इलाके में नहीं था, लेकिन यहाँ सब फरसूदा रस्म रवायात को जकड़े हुए नहीं थे। अदब व हया का एहतराम था, लेकिन इस तरह नहीं था कि सब एक दूसरे से कटे हुए थे। कब आएगी? वो अभी बोल ही रही थी कि जब फरिश्ते एक पूरी पलटून के साथ अंदर दाखिल हुई तो फिर भांत भांत की बोलियां शुरू हो गईं। कहाँ लेके उड़े थे हमारी कुड़ी को? सबसे पहले आयला बेगम, जो कि बावर्ची खाने से निकल रही थीं, इनको आते देख के शरारत से बोली तो फरिश्ते ने फ़ौरन चेहरा झुकाया। माइंड इट चाची खाना, आपकी कुड़ी हमारी ज़ौजा होती हैं। इसने भी उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया तो वो हंस दी। तो वकील साहब, आप अपनी ज़ौजा को लेके जिनके घर गए थे वो तो 2 घंटे से हवेली पहुंच चुके हैं। शहीर दोनों हाथ पहलुओं पे जमाता हुआ बोला तो फरिश्ते ने इस बेमौका अदालती कार्रवाई को बेबसी से देखा, लेकिन चाहने के बावजूद भी आगे ना बढ़ सकी। तो जवाबन वो तीखे चतूनों से गोया हुआ तो अब की बार ज़ेब मैदान में उतरा। तो ये कि हमें रिपोर्ट पेश करो, हमारी भाजाई को लेके कहाँ गए थे? इसकी भड़क पे शहरयार ने घूर के इसे देखा तो वो दिल ही दिल में घबराया। ये रिपोर्ट तो मैं अपने बाप को भी पेश नहीं करता, इसलिए तुम ऐसे किसी गुमान में ना रहना। वो अपने मखसूस बुलंद अंदाज में बोला। ये बात तुम्हारा बाप बहुत अच्छे से जानता है। तुम यूं अपनी ढिठाई का खुले आम ऐलान ना करो। उकुब से आती ज़हीर साहब की अचानक आवाज़ पे जो कहकहों का तूफ़ान उमड़ा, इसने जैसे हॉल की छतें हिला दी। पूरे दिन के भड़कते दिल को अब जाके करार आया है, शहीर ने बेशर्मी से कहा तो वो एक शाकी निगाह बाप पे डालता इसे साथ लिए आगे बढ़ने लगा। जब फरिश्ते की निगाह हॉल में बैठे नफूस में मौजूद एक नफ्स के चेहरे पे पड़ी तो इसने के कदम आगे बढ़ने से इनकारी हो गए। बनफ्शे, इसके लब बेख्तियार हिले। जी, बनफ्शे ही हैं। आपकी नाराज़गी दूर करने की कोशिश की है। शहरयार ने इसकी सरगोशी नुमा आवाज़ सुन के कहा तो वो बिना जवाब दिए तीर किसी तेज़ी से आगे बढ़ी और लपक के इसके सीने से जा लगी। तुम यहाँ कैसे और बाकी सब कैसे हैं? खानम को पता है तुम यहाँ हो? इसने आदतन सवालात की भुचाड़ की तो बनफ्शे ने एक नज़र कुछ फासले पे खड़े शहरयार और एक नज़र जुनाइशी बेगम से बात करते ज़हीर साहब को देखा। सब ठीक हैं और मैं खानम की इजाज़त से ही यहाँ आई हूँ। आप लोगों के बाबा खाना ने आगा जान से इजाज़त ली है शादी में शिरकत के लिए और तुमसे मुलाकात करने के लिए। इसने रटे रटाए अंदाज में जवाब दिया तो खानम की इजाज़त का सुनते ही फरिश्ते हर फिक्र से आज़ाद होती इसे साथ लिए वहीं बैठ गई, जबकि दूसरी जानिब शहरयार भी पुरसकून होता कमरे की जानिब बढ़ गया। भाजाई, एक बात तो सच्ची बताओ, आप लोग वाकई सजावल लाला के घर ही गए थे ना? गुल ने एक शरीर निगाह इसके सरापे पे डालते हुए इस्तफसार किया तो फरिश्ते ने खजल सी मुस्कान मलिका के चेहरे पे डाली और धीरे से बोली, उन्हें कहीं काम था तो उधर देर हो गई थी। काम की नौयत तो आपका खिला खिला रूप ही बयान कर रहा है। गुलालई ज़ुमानी लहजे में बोली तो गुज़रे लम्हात की रुमानियत याद आते ही फरिश्ते के चेहरे पे गुलाल बिखर गए, जिनको छुपाने की गर्ज से चेहरे पे नामहसूस अंदाज में हाथ फेरती बात बदलने को गोया हुई। रस्म का आगाज़ कब करना है?
इसकी हरकत पे सब खुल के हंस दिए। जब आप गाना सुनाएंगी? गुल के बरजस्ता जवाब पे महफिल ज़ाफ़रान बन गई। मोरे, आपने बाहर पैगाम भिजवा दिया ना कि यहाँ कोई भी मर्द नहीं आएगा। ज़रसांगा ने बिला मुबालगा 110वीं दफ़ा ज़ुनाइशी बेगम से पूछा तो ज़र चिड़ी। इतनी कोई तुम हसीन परी नहीं हो कि तुम्हें देखने के लिए यहाँ कोई चोरी छुपे आएगा। इसके जवाब पे वो इसे जवाबन घूरने लगी। अच्छा चलो, तुम सब लोग जल्दी से तैयार हो और अपना काम शुरू करो, क्योंकि रात गए हल्ला गुल्ला रहा तो आगाजान नाराज़ होंगे। आइला बेगम ने सब लड़कियों से कहा तो सब जल्दी से अलर्ट होती हॉल कमरे की सीटिंग ठीक करने लगी। गुल, तुम जाओ जल्दी से भाजाई को बुला के लाओ। गुलालई ने मलिका के साथ ही फ्लोर कुशन पे बैठते हुए ढोलक सेट करते हुए गुल को दौड़ाया तो वो इसे एक नज़र घूर के जल्दी से फरिश्ते के रूम की तरफ भागी। स्याह रंग के सिंपल से फ्रॉक को पहने वो तेज़ी से वॉशरूम से बाहर निकली और सीधी दीवार गिर शीशे के सामने जा खड़ी हुई और सूरत से अपनी सफ़ेद किलाइयों पे स्याह और सुर्ख रंग की चूड़ियाँ चढ़ाने लगी और फिर जल्दी से लिपस्टिक अपने खूबसूरत होंठों पे लगाती वो बेड से अपना सुर्ख दुपट्टा लेती फुर्ती से दरवाजे की जानिब बढ़ी। इतनी तैयारी के बाद शौहर से मिले बगैर कमरे से निकलने पे कोई दिफा आयद होती है क्या? वो दरवाजे से चंद कदम के फासले पे थी जब उकुब सी आती गंभीर आवाज़ पे इसने चौंकते हुए गर्दन घुमाई तो निगाहें ठटक सी गईं। स्याह शलवार सूट पे स्याही वास्कट पहने वो घने बाल हल्के से माथे पे बिखराए अपनी छा जाने वाली शख्सियत के साथ ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के साथ टेक लगा के खड़ा इसके दिल को धड़का गया। इसके देखने पे वो जानदार तरीके से मुस्कुराया तो वो होश में आती अपने हाथ में पकड़ा सुर्ख दुपट्टा जल्दी से ओढ़ने लगी, लेकिन शायद इसकी बेबाक निगाहों की ही तासीर थी कि इसके हाथों से बार बार शेफून का सुर्ख दुपट्टा फिसल रहा था। बताए ना कौन सी दिफा आयद होनी चाहिए? अपना सवाल दोहराते हुए वो मजबूत कदमों से चलता हुआ इसकी जानिब बढ़ने लगा तो फरिश्ते से ये याद रखना मुश्किल होने लगा कि वो इससे खफा थी। मुझे नहीं पता, दिफात याद रखना आप वकीलों का काम होगा, मेरा नहीं। वो लहजे में रुखाई समोई इसे अपने बेहद नज़दीक आते हुए देख के इसकी जानिब से निगाहें मोड़ती वापस मुड़ने लगी जब इसने इसे उकुब से बाहों में समेटते हुए इसके दाएं कान में हलकोरे लेते झुमके को छूते हुए हौले से सरगोशी की। मेरी दिफात के मुताबिक आप सज़ा नहीं भुगत सकती। इसकी बात पे इसके सर पे लगी और तलवों पे जा बुझी। वो सुलगती हुई इसकी जानिब पलटी और तीखे अंदाज से इसे घूरा। आप मेरे साथ ये चूहे बिल्ली का खेल खेलना बंद करें और जो दिफात और सज़ाएं आपने देनी हैं वो जल्दी से दें। ये मुझे मोहब्बत और नफ़रत के खेल में ना उलझाएं। इसके पुरइसरार रवैये पे वो इस वक्त शदीद हद तक नालान थी। इसके अंदाज़ और अल्फाज पे शहरयार ने बगौर इसका जायज़ा लिया जो हल्की फुल्की सी तैयार इस वक्त मरने या मार जाने वाली हालत में थी। एक पल को इसका दिल चाहा कि वो कम से कम इसे आलियान के मुतालिक सच बता दे, क्योंकि ज़्यादा गुबार शायद इस वजह से था, लेकिन फिर घर के माहौल को देखते हुए इसने हमेशा की तरह ख़ुद पे काबू पाए रखा और निस्बतन हल्के फुल्के अंदाज में बोला, कोर्ट से 3-4 दिन की छुट्टी ले रखी है, इसलिए ये दिफात और सज़ाओं वाला खेल छुट्टी ख़त्म होने के बाद खेलेंगे। इसकी चालाकी पे फरिश्ते का चेहरा मारे तैश के ख़तरनाक हद तक सुर्ख पड़ा तो वो पूरी कुव्वत से इसे परे धकेलती फासले पे हुई। आप एक वकील नहीं बल्कि चालाक वकील हैं, काटतार अंदाज से कहते हुए इसने डोर नॉब पे हाथ रखा, लेकिन इसी लम्हे इसके हाथ का लम्स वहाँ महसूस करके इसने फ़ौरन हाथ पीछे खींचा, लेकिन इसने फ़ौरन गिरफ्त मजबूत की। इल्ज़ाम तो आपने लगा ही दिया है, अब इस पे अमल भी कर ही लेता हूँ, मायने ख़ेज़ अंदाज में कहते हुए इसने इसके इसी हाथ को हवा में बुलंद करते हुए घुमाया तो फरिश्ते के बाल लहराते हुए शहरयार की आंखों में पुरशौक
रंग भर गए। इसने इसे यूं ही घुमाते हुए अपने दूसरे बाजू में समेटा और जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए इसके हवास सिमटने तक वो कैमरा खुद पे फोकस कर चुका था। और फिर फरिश्ते के हज़ार एहतजाज और मज़ाहमत के बावजूद वो इन दोनों की तस्वीरें कुछ इस अंदाज से ले चुका था कि फरिश्ते इस शख्स की बेबाकी पे सिवाय बर्दाश्त करने के और कुछ ना कर सकी। आपको ये पता है कि मैं बहुत चालाक वकील हूँ, तो आपको अपने दिल गुर्दे भी मजबूत रखने चाहिए। बेबाकी से इसके चेहरे पे बिखरे रंगों का जायज़ा लेते हुए इसने इन रंगों को चुराने के लिए दोबारा से अपनी जानिब घसीटा तो फरिश्ते ने फ़ौरन इसके सीने पे हाथ रखते हुए दरमियानी फासला बरकरार रखने की कोशिश की, लेकिन वो इसकी कोशिश को सिरे से नज़रअंदाज करते हुए इसके बालों में उंगलियां फेरता इसके कंधे पे झुका ही था कि कमरे का दरवाज़ा एक झटके से खुला। अस्तगफिरुल्लाह! दरवाजे के बीचों बीच खड़ी गुल दोनों हथेलियां मुंह पे रखे इस पूरी तरह से चिल्लाई कि एक दूसरे में मगन वो दोनों एक साथ मुतवज्जा हुए, लेकिन सामने खड़ी गुल को देख के फरिश्ते ने फ़ौरन ही फासला बढ़ाया। सॉरी लाला, मुझे लगा सिर्फ भाजाई हैं कमरे में। शहरयार की इस्तफामिया निगाहों से घबराती वो जल्दी से बोलती हुई वो वापस दौड़ी, जबकि फरिश्ते अपने मुतवक्का हाल का सोचती अभी से ठंडी हो रही थी। हमारे सारे धंधों पे वो एक एक करके हमलावर हो रहा है, और तो और मुझे लगता है इसने हबीब खाना को भी अपने साथ मिलाया हुआ है। मरजान बेगम कदरे मुतफक्किर अंदाज में बोलती इस वक्त आलम साहब को बेहद बदमज़ा कर गई। हबीब खाना को अगर साथ मिलाया भी है तो भी हबीब खाना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि जहाँ तक बात है बाकी धंधों की, तो अब बारी हमारे कड़ेवार की है। आज अफरीदियों की हवेली में संगीत की रस्म है और कल मेहंदी, तो बस कल मेहंदी की रस्म नहीं बल्कि अफरीदियों का मातम होगा। इनके लहजे में जहरीले अजदहों की फुंकार थी। आलम खाना मंसूबे के मुताबिक अफरीदियों से सिर्फ अपने 3 आदमियों की रिहाई ना मांगना, बल्कि इनसे शहरयार अफरीदी भी मांगना, क्योंकि मुझे लगता है वो हमारे बहुत से राजों से वाकिफ़ हो चुका है। मरजान बेगम ने कहा तो आलम साहब इनसे एक नाजेबा हरकत करते हुए कमीनगी से गोया हुए। वो चाहे हमारे बहुत से राजों से वाकिफ़ हो जाए, लेकिन वो इस राज से वाकिफ़ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकेगा। उन्होंने अपने और इनके दरमियान की नज़दीकी की जानिब इशारा करते हुए कहा तो मरजान बेगम के जहन में हॉस्पिटल के बाहर अपनी और शहरयार की गुफ्तगू आई, तो लिहाजा भर को इनके चेहरे का रंग बदला, लेकिन फिर सर झटकते हुए वो आलम साहब की जानिब मुतवज्जा हुई, जो रात की तारीकी में एक बार फिर से इनके वजूद से खेलने में मगन हो चुके थे। भाजाई, तैयारी में इतना टाइम कौन लगाता है भला? इसे आते देख के गुलालई ने लपक के इसका बाजू पकड़ा और अपने साथ ही नीचे बिठा लिया, जबकि इसके सवाल पे वो बेसाख्ता गड़बड़ाई। तैयारी के बाद तारीफ वसूलने में तो टाइम लगता है ना? गुलालई का सवाल सुनती गुल ने शरीर अंदाज में फरिश्ते को देखते हुए कहा तो इसकी रंगत फ़ौरन गुलाबी पड़ी। इसने फ़ौरन गुल को खामोश रहने का इशारा किया। तुमने कब शहीर से ऐसी तारीफ़ वसूल की जो तुम्हें इतना तजुर्बा है? ज़र ने इसकी बात पे मशकूक अंदाज में तोपों का रुख इसकी जानिब मोड़ गई तो वो घबराई। मुझे कहाँ से तजुर्बा होगा, मैंने तो बस वैसे ही बात की है। गुलालई की शरीर निगाहों से घबराती हुई जल्दी से बोली, मलिका तुम बताओ, तैयारी के बाद तारीफ़ वसूल होती है? गुलालई ने मलिका को मुखातिब किया तो वो सटपटाई, क्योंकि आज से पहले कोई पूछता ये सवाल तो वो फ़ौरन पटख से इनकार कर देती, लेकिन आज के दिन ही सजावल की गई कार्रवाइयाँ याद आते ही वो बेइख्तियार ब्लश करने लगी। चलो जी, यहाँ तो सभी एक ही पलड़े में हैं। ज़र ने इसका चेहरा देखते हुए शरारत से कहा, पलड़ा फरिश्ते अफरीदी का ही भारी है, क्योंकि इनके पास शहरयार अफरीदी हैं। गुल ने कुछ देर पहले वाले मंजर को सोचते हुए मायनी खेजी से कहा तो सब ने शरारत से फरिश्ते को देखा, जो
जानबूझ के अपना सारा ध्यान बनफ्शे की तरफ लगाए हुए थी। फिर जुनाइशा बेगम के तवज्जो दिलाने पे सब ढोलकी की जानिब मुतवज्जा हुईं। कभी कभी ये रौनकें भी कितनी फजूल लगती हैं। हवेली के मर्दान खाने में इस वक्त जश्न का समा था। ढेरों मेहमान ऊंची आवाज़ में चलते इलाकाई गीत व रक्स, आतिशबाजी और भांत भांत की बोलियां इस वक्त माहौल को बहुत खुश रंग बना रही थीं। ऐसे में सब लड़कों के निर्गे में बैठा शहीर एकदम से फलसिफाना अंदाज में बोला तो सब ने खामोशी से इसे देखा और कम से कम 2 से 3 मिनट तो देखा, जिसके बाइस वो दिल ही दिल में गड़बड़ाया। अब इस घसी पिटी लाइन का पस मंज़र भी बता दो। शाहमीर तंजिया अंदाज में बोला तो वो खिसिया सा गया, लेकिन फिर अपनी असली ढिठाई के साथ दांत नकोसता हुआ बोला, मेरी इस घिसी पिटी लाइन का पस मंज़र जनान खाने का हॉल कमरा है। शर्म करो तुम सब, सबकी ही बीवियां अंदर सजी संवरी गीत गा रही हैं और तुम यहाँ बैठे ये पहलवान देख रहे हो। वो आगे को झुकता इन्हें गोया शर्म दिलाने वाले अंदाज में बोला और सबकी जानिब दाद तलब निगाहों से देखा। तो फिर मेरे ख्याल में अंदर सिर्फ इन्हीं को जाना चाहिए ना, जिनकी बीवियां अंदर हैं। अचानक शहरयार ने संजीदगी से कहा तो वो इसकी बात सुन के पुरजोश अंदाज में बोला, बिल्कुल। साथ ही साथ इसका माथा ठनका। इसने चौंक के शहरयार को देखा जो अपनी जगह से खड़ा हो रहा था। तो फिर तुम यहीं बैठो, हम लोग अंदर से होके आते हैं। मीर को इशारा करते हुए इसने कहा तो वो बौखलाया। शेरी, वो चिल्लाया, जबकि शहरयार की इस धोखादही पे ज़ेब शहीर समेत सजावल भी दांत किचकिचा उठा। वकील साहब, मेरी बीवी भी अंदर है, इसने आवाज़ लगाई जो इस हंगामे में बमुश्किल इस तक पहुंची। हालांकि तुमसे निकाह के बाद इसे कहीं और होना चाहिए था। शहरयार इस वक्त फुल फॉर्म में था। जब फरिश्ते भाभी तुम जैसे इंसान के साथ 4 साल से रहते हुए सही सलामत हैं तो हम तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं हैं। सजावल भी शेर को सवा शेर साबित हुआ, जबकि इनकी लफ्ज़ी जंग का फ़ायदा उठाते हुए ज़ेब और शहीर सबसे आगे जा खड़े हुए। लेकिन इससे पहले कि सब वहाँ से हटते, अचानक सामने से आते ज़हीर और ऐबक अफरीदी को देख के सबने मेकानिकी अंदाज में शहरयार की जानिब देखा, जो अपने बाप को सामने पाके गहरी सांस भर के रह गया। नया गाना शुरू होने पे रक्स करती लड़कियां अपनी जगह पे बैठीं तो फिर सबके बेइंतहा इसरार पे जब गुल ने उसे अपने साथ खड़ा करते हुए डांस करने को कहा तो गुलालई को एक स्पेशल सा सॉन्ग लगाने को भी कहा। ये गाना शहरयार लाला के जज्बात की अक्कासी करेगा और भजाई इसी खुशी में झूमेंगी। वो आंखों को घुमाते हुए बोली तो फरिश्ते सटपटाती हुई वापस अपनी जगह पर बैठने लगी, लेकिन फिर बनफ्शे के इसरार पे वो दोबारा हॉल के वस्त में आई तो गुलालई ने जल्दी से गाना लगाया तो सब साथ साथ ऊंची आवाज़ में गुनगुनाने लगी। ये आँखें जादूगर हैं, ये मोहब्बत पागल है, जाना ओ जाना, जाना ओ जाना। सुर्ख रंग का दुपट्टा वो अपने सर पे पिन से टिकाए रिवायती अंदाज में पीछे को किए दोनों बाजुओं को ऊपर और नीचे की जानिब हरकत देती, पाँव एक मखसूस अंदाज में हिलाती सबके हल्के में खिलखिला रही थी। जाना जिसमें रहता है, कितनी खूबसूरत दुनिया है, जाना 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 जाना, कितनी प्यार से देख रहा है, अपनी नज़रों में मुझे समो रहा है, ज़िंदगी की उम्मीद है वो, मैंने अपनी झोली फैलाई है, जाना जाना जाना। ये ज़िंदगी तुम्हारे लिए, ये मोहब्बत तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी मोहब्बतें मेरी ज़िंदगी का किस्सा है, जाना जाना जाना। मेरे सीने के करीब आ जाओ, मेरे दिल का धड़कना सुनो, मेरे दिल की घर में ठहरा है जानम सादगी वाला, जाना 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 जाना। रक्स करती वो अब इसे एंजॉय करती, इर्द गिर्द से बेनियाज सबके साथ इस मौका को यादगार बना रही थी।
जाना जाना कहती वो दोनों हाथ ऊपर किए हंसती हुई एक अजीब से एहसास के तहत एक नज़र सामने देखने लगी तो इसके हाथों के साथ साथ इसके तमाम आज़ा लम्हे भर को साकित हुए। हॉल कमरे के दाखिली दरवाजे की दाईं जानिब वो बहुत पुरसकून अंदाज में टांग पे टांग चढ़ाए कुर्सी पे बैठा सिगरेट के गहरे कश लगाता इस पे निगाहें मरकूज़ किए हुए, जबकि इसके साथ खड़े ज़ेब, शहीर, शाहमीर और शमशीर की निगाहें भी इन सब पे ही मरकूज़ थीं, जबकि होंठों पे दबी हंसी इनके अंदरूनी हालत को साफ ज़ाहिर कर रही थी। चूँकि कमरे का ये कोना कदरे तारीक और पुरसकून था, इसलिए किसी ने भी इस जानिब ध्यान न दिया। वो किस वक्त यहाँ आए थे और क्या कुछ देख या सुन चुके थे। इसके एकदम रुकने पे सब ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा तो सबके मुंह से चीखें निकली, लेकिन कोई भी इस तरफ ना आया क्योंकि ये सब तो वो काफ़ी देर से कर रही थीं। इसकी निगाहों के अजीब से तासुर से घबराते हुए इसने फ़ौरन अपना दुपट्टा अपने मखसूस अंदाज में ओढ़ा और जल्दी से मलिका और बनफ्शे के दरमियान जा बैठी। आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? गुलालई होश में आते हुए बोली तो शहीर दांत न कोसते हुए बोला, आपको देखने आए हैं। इसके जवाब पे गुलालई और मीर ने बैक वक्त इसे घूरा। आपको देखने आए हैं। इसके जवाब पे गुलालई और मीर ने बैक वक्त इसे घूरा। ये मीरों के दिल की आवाज़ है, वो जल्दी से तस्दीक करते हुए बोला। हम मोरे को बुलाएंगे, आप जल्दी से बाहर जाएं। इस वक्त चूँकि इनके पास सबकी सपोर्ट थी, तभी वो शहरयार की मौजूदगी में भी ऐसे बोली। हम अपने लीडर के बगैर हरगिज़ नहीं जाएंगे। और वो इस वक्त अपनी बीवी को देखने बल्कि घूरने में मसरूफ़ है। ज़ेब की ज़ुबान में खुजली हुई तो सब लड़कियां इसकी बात पे होश में आईं और इन सब ने गुल और फरिश्ते के गिर्द हाला सा बना दिया। प्यार के दुश्मन, शहीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा और फिर लड़कियों की सिमत चल दिया। ओ मेरी प्यारी बहनों, तुम हमें गलत समझी हो। देखो, हम यहाँ अपनी दुल्हनें नहीं बल्कि जो नई मेहमान हवेली में आई है इससे मिलने आए हैं। बनफ्शे को देख के शहीर ने फ़ौरन पैंतरा बदला तो सबको अपनी तरफ मुतवज्जा देख के बनफ्शे घबराई, जबकि दूसरी जानिब इसे आज बिना किसी हिजाब के देख के ज़ेब गंग सा रह गया। वल्लाह, इतनी खूबसूरती को तो वाकई छुपा के रखना चाहिए। वो बेखुदी में बड़बड़ाया, अपनी आँखों को लगाम डालो, तेरी भाभी बाल नोच लेगी तेरे। शहरयार की सर्द आवाज़ पे वो झरझरी लेके रह गया। इसीलिए तुम्हारे सर पे बाल कम होते जा रहे हैं। इसने फ़ौरन आज बतला चुकाया, लेकिन वो नज़रअंदाज करता हुआ इनकी जानिब बढ़ा जो शहीर से भिड़ने को तैयार थी, जिसकी पूरी कोशिश गुल तक रसाई थी। ये इस नाके की वजह समझ नहीं आ रही। जो काम आप लोग पहले कर रही थी, अब वो काम मिलजुल के करेंगे, इसलिए ये नाका थोड़ी देर के लिए हटा दें। हाँ ज़रा। शहरयार ने इनके नज़दीक जाते हुए बोला तो फरिश्ते इसकी आवाज़ सुन के घबराई। हमने कोई काम भी मिलजुल के नहीं करना, आप बाहर जाएं वरना मैं बाबा खाना को बुलाऊंगी। वो एकदम से बोली तो सब लड़कियों ने गर्दन अकड़ा के इसे देखा, जबकि बनफ्शे इस दिन वाले लड़के को अपनी तरफ आगे फाड़ के देखता हुआ पाके फ़ौरन फरिश्ते की जानिब खिसकी। धमकियों के बाद अपनी मनमानी करने का मज़ा ही कुछ और होता है। अपने मखसूस अंदाज में कहता हुआ वो इस नाके को खातिर में ना लाता, इसे इस बाउंड्री से निकाल के अपने सामने लाया तो लड़कों में वो हू-हा मची के अलामान। और इसकी देखा देखी शहीर गुल को पकड़ के मैदान में लाया तो शाहमीर भी गुलालई की सिमत मुतवज्जा हुआ। और फिर गुज़िश्ता शादियों के बरक्स सबने मिल के अपने रवायती माहौल को मज़ीद चार चांद लगाते हुए महफिल को यादगार बना डाला। ये क्या तरीका है बुलवाने का? मलिका ने कमरे में आते ही इस्तफसार किया तो सजावल ने घूर के इसे देखा। बैंड बाजों के साथ बुलवाने में 2-4 दिन हैं अभी। इसकी बरजस्तगी पे वो सटपटाई।
मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये कह रही थी कि ऐसे सब के दरमियान से उठ के आई हूँ तो बाद में रिकॉर्ड लगाएंगी। वो ख़ाइफ़ अंदाज में बोली तो वो मुस्कुराया। चलो शुक्र है तुम किसी से तो डरती हो, वो शरारत से बोला और फिर इसका हाथ पकड़ते हुए इसे अपने साथ बेड पे ही बिठा लिया। कल से अब तक तुम्हें एक दफ़ा भी नहीं देखा था, इसलिए अब रहा नहीं गया तो बुलवा लिया। इसके लहजे से झलकती मोहब्बत पे वो आसूदगी से मुस्कुराई तो इसके मुस्कुराहट पे सरशार होता वो इसकी कनपटी को हौले से छूता, इसे अपने हसार में लिए पीछे को बेड पे गिरा तो दोनों की टांगें बेड से नीचे लटक रही थीं। आज अगर तुमने मुझे रात को तस्वीरें ना भेजी अपनी तो रात को मैं तुम्हारे कमरे में आके सज़ा दूंगा। अचानक वो कल रात की बात याद आने पे बोला तो वो खिलखिला उठी। सॉरी, मुझे रात को याद नहीं रहा, और वैसे मेरे साथ रात को फरिश्ते भाभी और उनकी बहन थी, तो इनकी मौजूदगी में मुझसे मिलने आए तो अपने ही दोस्त से जूते खाओगे। इसके कहने पे इसने बुरा सा मुंह बनाते हुए इसे देखा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि दरवाज़ा एक झटके से खोलता शहीर किसी मिसाइल की तरह कमरे में दाखिल हुआ और सीधा इसकी अलमारी की जानिब बढ़ा। सजावल यार, जल्दी से ये सूट पकड़ और तैयारी कर, हमें बाज़ार। तेज़ तेज़ बोलता वो मुड़ा तो इसकी ज़ुबान को ब्रेक लगा और फिर इसका मुंह मारे हैरत के पूरा खुल गया, जबकि शर्मिंदगी से चूर मलिका, जो कि इसके मतवज्जा न होने का फ़ायदा उठा के खड़ी हुई थी, इसकी हैरानगी देख के फ़ौरन वहाँ से गायब हुई तो सजावल ने लपक के इसकी गर्दन दबोची। बाज़ार जाके तेरे लिए जहर की पुड़िया लाऊंगा जो तू खा के मर जाना। जलील इंसान, इतनी मुश्किल से इसे बुलाया था और तू किसी विलन की तरह टपक पड़ा। इसका मलाल कम होने में नहीं आ रहा था, जबकि इसकी शक्ल देख के वो मुसलसल कहकहे लगाए जा रहा था। आज अफरीदी हवेली में शहीर और गुल की मेहंदी की रस्म थी और सबको हैरत इस बात पे हो रही थी कि इस रस्म के दौरान शहरयार हवेली से गायब रहा था और शायद इसी वजह से फरिश्ते का मूड पूरी रस्म के दौरान खुशगवार ना हो सका था। सब्ज़ और पीले रंग के इम्तजाज से सजा दीदा ज़ेब सूट पहने, वो रिवायती ज्वेलरी पहने, इससे खफा इसकी एक ख़ास निगाह की तालिब थी, लेकिन इसे नहीं आना था और वो ना आया, जिसके बाइस वो खुल के सब कुछ इंजॉय ना कर सकी। इसके हवेली में मौजूद ना होने की ख़बर पे अगर कोई पुरसुकून था तो वो ज़हीर साहब, सजावल और शहीर थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है तभी सबकी खुशियाँ सलामत हैं, वरना शायद ये शादियाने मातम में भी बदल सकते थे। वो कमीना इंसान हमारी सोच से भी ज़्यादा शातिर निकला है। आलिम साहब इस वक्त मारे तैश के गुज़ार रहे थे, क्योंकि इन्हें एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ी थी। अपनी बीवी से पूछ पड़ताल करो आलम खाना, कहीं वो तो नहीं मुखबर बनी बैठी अफरीदियों की। हाकान साहब की सफाक आवाज़ गूंजी तो उन्होंने गुस्से से सर झटका। वो औरत ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती, क्योंकि वो जानती है कि इसकी क्या सज़ा होगी। वैसे भी हमारी बातें जहाँ होती हैं वहाँ इसका दाखिला ममनू है। इस तक ख़बरें पहुँचाने वाला कोई है, वरना वो यूँ रातों रात इन आदमियों को कैसे फांसी के फंदे तक पहुँचा सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो ये सब पहले से सोच चुका था और आज इसने अमल कर डाला। अब अगर शेख को अपने आदमियों की मौत का पता चला तो वो तबाही मचा डालेगा। ऊपर से इस वकील ने इंतज़ामात इतने सख्त कर रखे हैं कि हमारे आदमी हवेली में घुसने के बाद भी नाकाम रहे हैं। आलम साहब इस वक्त बैक वक्त बहुत सी कैफियत में मुब्तला थे, इसी के बाइस इस वक्त वो धाड़ रहे थे। जो होना था हो चुका है। आलम खाना, लड़कियों का बंदोबस्त करो ताकि अपने आदमियों के बदले अगर हम शेख को लड़कियां दें तो शायद इसका गुस्सा कुछ कम हो सके। हाकान साहब ने ख्याल ज़ाहिर किया तो वो पुरसोच अंदाज में हंकारा भर के रह गए। मोरे, शहरयार कहाँ हैं? आज शहीर और गुल की बारात थी, लेकिन वो शख्स इसे अभी तक कहीं नज़र ना आया तो वो ज़ुनाइशी बेगम से पूछ बैठी।
मेरे ख़्याल में मर्दान खाने में शहीर के पास है। रात को किसी काम से कहीं गया था तो देर से आया है, इसलिए अब उसी के पास है। सब उसे तैयार करवा रहे हैं। जुनैशी बेगम ने तफ़सीलन जवाब दिया तो वो सर इस बात में हिलाती कलसमंदी से गुल के कमरे की जानिब बढ़ी, जहाँ गुल को तैयार किया जा रहा था। वहीं उसके साथ ही बनफ्शे और मलिका भी तैयार हो रही थीं। इनकी तैयारी में मदद करवाने के बाद वो सबके कहने पे ख़ुद तैयार होने के लिए कमरे में आई तो दिल एक बार फिर से भर आया। उसे ये शख्स एक चलती फिरती मिस्ट्री बुक लगा था जो न जाने कितने राज खुद में छुपाए हुए थी, लेकिन उससे हज़ार इख्तलाफ होने के बावजूद वो उस शख्स की आदी हो चुकी थी और ऐसे में इसकी गैर हाज़िरी इसे बहुत बेकल कर रही थी। अपनी कैफियत पे सर झटकते हुए वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। चेंज करने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम से निकली तो गुलाबी और नीले रंग के बहुत फैंसी और दीदा ज़ेब लिबास में मलबूस थी। नीले रंग का पजामा पहने वो पिंक कलर के फ्रॉक ज़ेबतन किए हुए थी, जिसके गले, घेरे और बाजुओं पे नीले रंग के मोतियों का बहुत दिलकश काम हुआ था। वो चलती हुई शीशे के सामने आई और अपनी बकिया तैयारी करने लगी। हल्का फुल्का सा मेकअप करते हुए इसने मैचिंग ज्वेलरी पहनी और फिर अपने घने बालों को संवारने लगी। बालों में ब्रश करते हुए इसे अचानक एक ख़याल आया तो वो जल्दी से अपने ज्वेलरी बॉक्स को देखने लगी और अपनी मतलूबा शय मिलने पे वो हौले से मुस्कुराई। हाथ में पकड़े हुए झूमर को वो बाएं जानिब सेट करने की कोशिश कर रही थी जब शीशे में नज़र आते अक्स में एक दूसरे वजूद को देख के इसके हाथों से झूमर फिसला, लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरता इसके पीछे खड़े शहरयार ने फुर्ती से इसे पकड़ा। मेरा गुस्सा मुझ पे निकालने के बजाय कब तक बेजान चीज़ों पे निकालेंगी? भारी लहजे में बोलते हुए इसने झूमर इसके बालों पे सेट करना शुरू किया तो वो खुद पे ज़ब्त करती अपनी आंखें मीचती खामोश खड़ी रही। इसने ख़ुद को आज इसके सामने खामोश रहने की तलकीन की, क्योंकि वो अब उस शख्स के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। आई एम सॉरी, मैं रात को चाह के भी रस्म का हिस्सा ना बन सका, क्योंकि मुझे ज़रूरी काम से जाना था। इसका झूमर सेट करके इसने अपने लब उस पर जमाते हुए रसानियत से कहा तो वो दोनों मुट्ठियाँ ज़ोर से भींचती खामोश खड़ी रही। तो शहरयार इसका चेहरा तवज्जो से देखने लगा तो इसे अपनी कल रात की गैर मौजूदगी पे गुस्सा आने लगा, लेकिन ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का था। तभी वो धीरे से इसके चेहरे को हाथों के हाले में लिए अपने सामने करता इसके माथे पे झुका तो फरिश्ते का दिल गुदाज हुआ। मेरे साथ म्यूट वाली गेम ना खेलें, फरिश्ते पछताएंगी। इसके किसी भी किस्म के रद्द अमल ना देने पे वो वार्निंग देने वाले अंदाज में बोला, लेकिन वो इसकी बात पे तवज्जो दिए बगैर शीशे को देखने लगी जहाँ इसकी नीले रंग के लिबास में मलबूस पुश्त दिखाई दे रही थी। इसकी नज़रअंदाजी का जायज़ा लेता वो हाथ इसके चेहरे से हटाता इसकी कमर के गिर्द हाइल करता गिरफ्त मजबूत करने लगा तो उंगलियों की सरसराहट पे फरिश्ते के चेहरे का रंग फ़ौरन बदला। इसके चेहरे पे नजरें गाड़े शहरयार ने अपने दाएं हाथ को हरकत दी और इसके दाएं हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते हुए इसकी गर्दन पे झुका तो इसके लम्स पे वो बेख्तियार तड़प उठी। शहरयार इसकी पुकार पे रगों पे में उतरते सुकून से सरशार होता वो इसके नाम की पुकार का इनाम इसे देने लगा तो वो बेसाख्ता इसको थाम गई। आपके बकौल मेरी जफ़ाओं का पलड़ा भारी है, मगर जो कुछ आप करते हैं ना, अनकरीब ये खाता भी आपके हिस्से में ही जाएगा। जैसे ही उसकी सांसों को रिहाई मिली वो इसकी गिरफ्त से आज़ाद होती नम आवाज़ में कहते हुए इसके रोकने से कबल कमरे की दहलीज पार कर गई, जबकि वो खामोश खड़ा बेड पे पड़े इसके सुर्ख दुपट्टे को घूर रहा था। शहीर को इस वक्त जनान खाने में बुलाया गया था और इसको कुल्ला पहनाने की कोशिश की जा रही थी जिसे वो मुकम्मल नहीं होने दे रहा था। कुल्ला सिर्फ मोरे ने पहनाना है, ये बाकी सब यहाँ क्यों जमा हुई हैं?
वो सर को एक दफ़ा फिर परे करते हुए बोला तो सब लड़कियों ने इसे घूरा। ये तुम्हारी बहनें हैं, कज़नें हैं, उन्होंने यहाँ नहीं होना तो किधर जाना है? जुनाइशी बेगम ने फहमाइशी अंदाज में कहा। मेरी कज़न तो गुल भी है ना, तो इसे भी बुला के लाएं। वो दांत नकोसते हुए फरमाइशी अंदाज में बोला। ओ मेरे भाई, आराम से ये कुल्ला पहन लो, क्योंकि अगर तुम्हारी कज़न गुल आई तो वो इसी कुल्ले से तुम्हें फांसी दे देगी। ज़ेब ने बेजारी से कहा, क्योंकि इसे अपनी तलाश पूरी होती नज़र ना आ रही थी। भाजाई, आप ज़रा इधर आएं और इस कुर्बानी के बकरे का सर मजबूती से पकड़ें और इसकी ड्रामेबाजी से जान छुड़ाएं। मीर ने फरिश्ते को बुलाया तो वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और मोरे के साथ मिल के शहीद के सर पे कुल्ला सजाया तो सबने शुक्र का सांस लिया। जब एक कमरे में कैद थी तब दिखाई दे जाती थी और अब हवेली में घूमने की इजाज़त है, लेकिन शायद उसने सुलेमानी टोपी पहन ली है। वो बड़बड़ाते हुए बड़े हॉल की जानिब बढ़ रहा था, जहाँ से उसे मिठाई के टोकरे उठवाने थे। ओह माड़ा! अचानक साइड से आती बनफ्शे को देख के इसका दिल खुशी से फूलने लगा। इसने फ़ौरन इधर उधर देखा और रास्ता बदलते हुए इसकी साइड पे हुआ। कैसी हैं आप? वो जो अपने ध्यान में आ रही थी, इसके अचानक सामने आके मुखातिब करने पे चौंकी, लेकिन सामने देखने पे जब वो नज़र आया तो ख़ुद पे काबू पाती धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। इसके जवाब पे ज़ेब ने चोरी चोरी इसको देखा, जो सफ़ेद रंग के मल्टी कलर के कलियों वाली फ़्रॉक में मलबूस खुद भी खिली हुई कली लग रही थी। मेरा हाल नहीं पूछोगी? वो बेतकल्लुफ़ी से बोला तो बनफ्शे ने हैरानगी से इसे देखा। आपको क्या हुआ है? इसके अंदाज़ पे ज़ेब का दिल डोलने लगा, जबकि बनफ्शे इस वक्त वहाँ से जाने को पर तोल रही थी, क्योंकि बेशक इधर का माहौल बेतकल्लुफ़ाना था, मगर वो अपने इक़दार भी नहीं भूल सकती थी। मेरा दिल कुछ दिनों से मेरे काबू में नहीं है। इसकी ज़ुबान फिसली तो बनफ्शे ने आंखें फैला के उसे देखा तो ज़ेब का दिल चाहा वो इन आँखों को छुए, लेकिन फिर ज़ब्त करके रह गया। अल्लाह पाक आपको शिफा दे। अगले ही पल सर झटकती वो मध्यम से अंदाज में इसको दुआ देती हुई इसके पहलू से गुजरती चली गई, जबकि वो इसके अल्फाज पे मुस्कुराता वापस हॉल की जानिब चल दिया। हैं वाकई सच्ची, लेकिन अचानक ऐसे कैसे? हाकिम साहब के कहे गए अल्फाज ने ज़ेब के सर पे धमाका किया तो वो बेरब्त से अंदाज में बोलता चला गया, जबकि इसकी अदाकारी पे शहरयार ने घूर के इसे देखा। ये अदाकारी तुम पे सूट नहीं कर रही, तुम बस खुद को ज़हनी तौर पे तैयार कर लो। वो अपने आप पे काबू ना रख सका तो बोल उठा, जिस पे ज़हीर साहब ने इसे खफगी से देखा। देखो खाना, ये सब करना बेहद ज़रूरी है, वरना यूसुफ सही किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसीलिए और मेरे ख़्याल में ये तुम्हारी भी ख्वाहिश है, तो फिर इसे पूरा करने में मुतामिल ना हो। ज़हीर साहब ने मुदब्बिर अंदाज में इसे कहा तो वो खिसियाता हुआ सर इस बात में हिला गया। भाजाई, चलें जल्दी से गुल को लेके आएं। ज़र ने फरिश्ते से कहा तो वो सर इस बात में हिलाती अपनी जगह से उठी ही थी कि इसके पीछे खड़ी मलिका के हाथ में पकड़ा बोतल का गिलास टकराने के बाइस इसके सूट को दागदार कर गया। ओ शिट, आई एम सॉरी, मलिका मौजरत ख़ाना अंदाज में बोली तो फरिश्ते उसे रिलैक्स रहने का कहती कपड़े साफ़ करने के लिए पहले अपने रूम की जानिब बढ़ी तो मलिका ने गहरा सांस लेते हुए सजावल को डन का मैसेज सेंड किया। अब ये दाग पता नहीं उतरेगा भी या नहीं। बड़बड़ाते हुए वो वॉशरूम की जानिब बढ़ ही रही थी कि जब इसकी निगाह बेड पे पड़े झिलमिलाते ड्रेस पे पड़ी तो वो ठटकी। लाइट स्किन कलर का लहंगा और इसी रंग के फुल स्लीव्स ब्लाउज़ के साथ रेडिश महरून दुपट्टे के साथ बड़ा खूबसूरत और दीदा ज़ेब लिबास देख के इसकी निगाहें खैरा हो गईं। इसकी निगाह ड्रेस से फिसली तो इसके साथ पड़ी छोटी सी चिट सी टकराई तो दिल बेसाख्ता धड़क उठा।
जो कुछ हो चुका है इसे भूल जाएं, नफ़रतों और मोहब्बतों की जंग को सिरे से ख़त्म कर दें और ख़ुद को मेरे लिए पोर पोर सजा के मोहब्बत का नया बाब रकम करने की तैयारी करें, क्योंकि अब रगों पे में सिमटने का वक्त आ चुका है। इस चिट पे लिखे अल्फाज पढ़ के फरिश्ते के हाथों से पसीना फूट निकला, जबकि दिल गोया कानों में धड़कने लगा। इसने ड्रेस को दोबारा देखा और फिर इसके साथ पड़ी मैचिंग ज्वेलरी को देखा तो जैसे एहसास हुआ आज पहली दफ़ा इसके सामने कड़ा वक्त आन पहुंचा है। वो कांपते हाथों के साथ ड्रेस उठाती, आज पहली ही दफ़ा में उसकी बात मानती, चेंज करने को चल दी। अपने खूबसूरत लहंगे को दोनों हाथों में थामे वो सहज सहज के उतर रही थी तो इसके बाएं कंधे पे धरे इसके खूबसूरत बाल भी साथ साथ हरकत कर रहे थे, जबकि मैरून रंग का खूबसूरत दुपट्टे का एक सिरा सर पे जबकि दूसरा इसके सीने पे फैला हुआ था। वो आखिरी सीढ़ी पे पहुंची ही थी कि जब निगाह सामने से आते क्रीम कलर के सूट पे मलबूस शहरयार पे पड़ी तो इसने बेसाख्ता अपना लहंगा दोनों मुट्ठियों में दबोचते हुए खुद पे काबू पाने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश उसकी उस वक्त नाकाम हुई जब वो धीरे से चलता इसके बेहद नज़दीक आन पहुंचा। थैंक यू। इसके कान में हलकोरे लेते, भारी झुमके को होठों से छूते वो वापस पलटा तो फरिश्ते अपने वजूद में होती लर्जाहट को कम करने के लिए कुछ लम्हे वहीं खड़ी रह गई। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे बाबा जान और खानम की गैर मौजूदगी में और आगा जान राज़ी हैं इस बात पे? ज़हीर साहब की बात सुनते वो शदीद हैरानी और बेयकीनी की जद में थी। वो लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन मौलवी साहब की जल्दी के बाइस हमें निकाह जल्द करना पड़ रहा है। उम्मीद है तब तक आपके घर वाले आ जाएंगे। ज़हीर साहब ने मसलिहतन झूठ बोला तो फरिश्ते को चारों नाचार रजामंदी देनी पड़ी। उसे नहीं पता था कि बनफ्शे को किसने मनाया था, लेकिन जब वो उसके पास गई तो वो बहुत सपाट चेहरे के साथ बैठी थी, गोया इसकी नहीं बल्कि किसी और की ज़िंदगी का फ़ैसला हो रहा हो। वो इससे बात करना चाहती थी, लेकिन इस हंगामे में वो उससे बात ना कर सकी और शहीर और गुल के साथ साथ शाहज़ेब और बनफ्शे भी रिश्ता इज़्दवाज में बंध गए। वो जो पूरी कार्रवाई के दौरान अपने मेके वालों की मुंतज़िर थी, इनकी गैर मौजूदगी पे खाइफ होती, वो हॉल में बैठे शहीर और गुल के साथ मसरूफ़ लोगों पे एक नज़र डालती, शहरयार से सवाल और जवाब करने के लिए इसे ढूंढने के लिए चल दी। सजे समरे कमरे में सजे बैठ के वस्त में अपना खूबसूरत लहंगा फैलाए वो धक धक करते दिल के साथ इसकी महवे इंतज़ार थी, जो हक ना रखते हुए भी इसे अपनी बातों से बौखला दिया करता था और अब तो इसे हर तरह से हक हासिल था। तो अब तो इसके मतवक्का रूप का सोचते हुए इसका दिल बैठे जा रहा था। वो न जाने कब तक सोचों में खोई रहती कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पे इसके हवास अलर्ट हुए। अस्सलाम वालेकुम। शरीर आवाज़ कानों से टकराई तो वो बातूनी होने के बावजूद जवाब देने के बजाय सर हिला गई। ये भी अच्छा है, आज बोलने के बजाय इशारों से काम चला लेना, क्योंकि आज मैं तुम्हारी आवाज़ सुनने के मूड में भी नहीं हूँ। शरारत से कहते हुए इसने इसके हाथ थामे तो वो किसमिसाई। हाथ छोड़े मेरे। जब इसकी मजबूत उंगलियों की सरसराहट हाथों से बाजुओं पे पहुंची तो बेसाख्ता बोल उठी, जिसपे वो कहकहा लगाते इसका जरतारी घूंघट उलट गया। मुझे लगता था तुम्हारे बगैर बोले आज काम चलाऊंगा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे लग रहा है मेरे अल्फाज फीके पड़ने लगे हैं। इसके खूबसूरत चेहरे पे निगाहें टकाए वो मखमूर लहजे में बोला तो गुल का दिल धड़क उठा। तो इसने बेसाख्ता हाथ अपने सीने पे धरा तो शहीर की आंखों में पुरशौक जज्बे लहराए। आज इसकी धक धक को बहकने दो, क्योंकि आज तो दिलों का संगम हो रहा है। आज तो धक धक तबाहियाँ मचाएगी। इसकी नथ को छूते हुए वो भारी लहजे में बोलता इसके औसान खता कर गया। प्लीज़
इसने बेसाख्ता मज़ाहमती अंदाज में इसे पुकारा, लेकिन वो नज़रअंदाज किए बगैर इसकी गर्दन को जेवर के बोझ से आज़ाद करता हुआ खूबसूरत सी चेन इसकी गर्दन की जीनत बना गया। अब लग रही हो मेरी थक थक गर्ल। प्यार से इसको देखते हुए वो इसके चेहरे पे झुका और अपने पहले लम्स से आगाह करने लगा तो गुल को यूं लगा वो पागल हो जाएगी, लेकिन वो चाह के भी इसे रोक ना सकी और वो उसे अपने हसार में लिए मोहब्बत की बारिश में भिगोता चला गया। अब सब्र करने का वक्त नहीं है। अपनी शिकस्त पे पुकारते वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। अब वो हर तरह से आलियान और शेख के तीनों आदमियों के बदले लड़कियां शेख तक पहुंचाने की कोशिश में हैं। आलियान की तलाश वो खुल के इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो इसे खुद मुर्दा करार दे चुके हैं, जबकि लड़कियों के लिए वो बार बार हवेली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर इन्हें बनफ्शे की मौजूदगी का इल्म हो जाता है तो गुस्से की वजह से वो इसी का सौदा कर गुजरते। इसीलिए बनफ्शे का निकाह करना पड़ा आज इस तरह से। वो माथा मसलते हुए बोल रहा था जबकि दरवाजे के पार खड़ी फरिश्ते को लगा के हफ्ते अकरीम इसके सर पे टूट पड़े हैं। वो बार बार ख़ुद को बावर करवा रही थी कि जो कुछ इसने सुना है वो सब गलत है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। वो अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बदले की आग में इंसान औलाद की खुशियाँ या इनका वजूद थोड़ी ना निगलता है। चलो आलियान का केस मान लिया और था, लेकिन ये तो इनकी बेटियां हैं। सजावल को इसकी बात से इख्तिलाफ हुआ। वो औरत और इस हवेली के वो दो फिरौन मर्द कुछ भी कर गुजर सकते हैं। जो औरत अपने इंतकाम में अपनी ही बेटी को किसी के सामने चारे की तरह पेश करे और फिर अपने दामाद पे ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा सकती है, जो औरत अपने वजूद से जन्म लिए बच्चे को ज़िंदा जला सकती है, जो औरत अपनी ही बेटी के वजूद में पनपती सांसों को बेखबरी में मौत के हवाले कर सकती है, जो अपनी निस्वानियत का सौदा कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। इसकी आवाज़ बच्चे के ज़िक्र पे मद्धम पड़ी तो सजावल ने दुख से इसे देखा, जबकि दूसरी जानिब फरिश्ते को लगा वो अगली सांस नहीं ले पाएगी। इसने साएं साएं करते कानों और नम होती आँखों से अपने पेट की जानिब देखा तो दिल चाहा धाड़े मार मार के रोई। इस कदर रोई कि इसके दिमाग की रगें फट जाएं। वो डोलते कदमों के साथ पलटी तो सामने साकित खड़े ज़हीर अफरीदी से सामना हुआ तो वो लुटे पुटे अंदाज में इनके सामने जा खड़ी हुई। एक दफ़ा पहले भी मेरे कहे बगैर आपने मुझे हवेली से जाने की इजाज़त दी थी। इस बार भी मुझ पे ये एहसान करें ताकि मैं अपनी नाकर्दा सज़ाओं का हिसाब ले सकूं। खाली खाली अंदाज में कहते हुए वो आखिर में फूट फूट के रोती इनके सामने हाथ जोड़ गई तो ज़हीर साहब ने एक नज़र सामने कमरे के बंद दरवाजे को देखा और दूसरी निगाह हॉल के कमरे की जानिब डाली जहां सबका शोर शराबा अभी तक जारी था। इनकी निगाह वापस अपनी बहू की जानिब पलटी जो आज गोया अपना सब कुछ हार बैठी थी। उन्होंने धीरे से अपने गिर्द लिपटी शॉल उतारी और इसके गिर्द लपेटते हुए इसे जाने की इजाज़त दी तो फरिश्ते ने अलविदाई निगाह दरवाजे पे डाली और एक बार फिर से हवेली की दहलीज खामोशी से पार कर गई। हवेली के अंदरूनी हिस्से में दाखिल होते ही उसके ज़ब्त की तांबें छूट गईं और वो ज़ोर ज़ोर से माँ को आवाज़ें देती हॉल में सजी आराइशी चीज़ें उठा उठा के नीचे पटकने लगी तो शोर की आवाज़ सुन के हबीब साहब और आलम साहब के अलावा सब वहाँ आ गए। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने और ये पागलपन किस खुशी में दिखा रही हो हमारी हवेली में? मरजान बेगम जब वहाँ आईं तो वहाँ का हाल देख के वो सख्त लहजे में बोली क्योंकि इनके ख़्याल में उनकी बेटी दूसरी दफ़ा उनके दुश्मन के साथ जाने के जुर्म में इनके साथ जुड़े हर रिश्ते से हक खो चुकी थी। ये तमाशा नहीं है, बल्कि तमाशा तो वो है जो आप करती आ रही हैं हमारी ज़िंदगियों के साथ। वो ज़ोर से चीखी तो मरजान बेगम ने गुस्से से अपना हाथ बुलंद किया, लेकिन इसके चेहरे पे पड़ने से कबल इसने वो हाथ मजबूती से थाम लिया तो हाकान साहब के चेहरे पे
गज़ब गज़ब छाने लगा, जबकि ज़ुमरत बेगम ने दोनों हाथ अपने सीने पे धरे। मुझे हाथ लगाने से कबल ये मत भूलिएगा कि मैं किस ख़ानदान की बहू और किस शख्स की बीवी हूँ। अगर इन्हें भिनक भी पड़ी तो वो इस हवेली की ईंट से ईंट बजा देंगे। वो फुंकारते हुए बोली तो इसकी हरकत पे नागवारी महसूस करते सुबान आगे बढ़ा। तुम जिस भी हवेली की बहू हो, लेकिन तुम्हें ये हक़ नहीं पहुँचता कि तुम अपनी माँ से ये बदतमीज़ी करो। वो नागवारी से इसका हाथ झटकता हुआ बोला तो मरजान बेगम के चेहरे पे तमानियत भरी मुस्कान फैली। ये माँ नहीं है, बल्कि माँ के रूप में छुपी नागन है, जो अपने ही बच्चों को निगल जाती हैं। पूछो इनसे, सिर्फ एक कमज़ोरी की वजह से उन्हें किसने हक़ दिया था कि वो ससुर और जेठ के साथ मिलके अपने ही बेटे को ज़िंदा जला के इसकी झूठी मौत का ढंढोरा पीटती। इनको किसने हक़ दिया था कि वो मेरे शौहर पे इल्ज़ाम लगाने के लिए अपनी बेटी को तरनवाला बना के दूसरों के सामने डाल दें। इनको ये हक़ किसने दिया था कि वो मेरी कोख उजाड़ती। पूछो इनसे। वो ज़ोर ज़ोर से रोती घुटनों के बल झुकती चली गई, जबकि इसके किए इंकशाफात पे वहाँ खड़े नफूस के सर पे गोया आसमान टूट पड़े थे। पूछो इनसे, ऐसा क्यों किया इन्होंने? क्यों मुझे मेरी ही नज़रों से गिरा दिया? क्यों मुझसे मेरे अपनों का मान छीन लिया? मुझे इस अनमोल एहसास से महरूम कर दिया जिसके लिए दुनिया तरसती है। मुझे मेरी ही औलाद का कातिल बना डाला। वो दोनों हाथों से अपने बाल नोचती करला रही थी, जबकि बाकी सब साकित इसको सुन रहे थे। जारी है। जी जनाब, तो कैसी लगी आपको आज की ये मेगा एपिसोड? अब तो मेरे ख़्याल में आप सबकी शिकायत दूर हो गई होगी कि जी एपिसोड लेट आई है, क्योंकि आपको आपके सब्र का फल मिला है और आपको मिली है मेगा एपिसोड। अब प्लीज़ कोई ये मत कहे कि ये एपिसोड छोटी थी, क्योंकि मुझे पता है इसको वॉइस ओवर करने में कितनी देर लगी है और ये अच्छी खासी लॉन्ग एपिसोड थी, जिसको यकीनन आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। हुरिया मलिक ने कोशिश की है कि इसमें सब जो है कपल्स के सीन ऐड कर सकें, और उन्होंने ऐड भी किए हैं। और अब आप लोगों की बारी है कि आप अपना एनर्जेटिक सा रिस्पॉन्स शो करें, ताकि बहुत जल्द आपको इसका लास्ट पार्ट पढ़ने को मिले, वरना फिर इंतज़ार कीजिए 1-2 हफ़्ते और, अगर आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देना तो। चले जनाब, बातें तो होती रहेंगी, अब इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द इसकी लास्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह निगहबान।